हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद दिस। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपकी बीपीएससी टियर 2.0 से आपकी एनसीईआरटी कक्षा 8 की एनसीईआरटी करवा रही हूँ। मैंने कक्षा 6 की और कक्षा 7 की एनसीईआरटी आपकी करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाइए, देखिए जाके। और सर ने कक्षा 6 के एमसीक्यूज़ भी करवा रखे हैं और 7th के वो करवा देंगे आज या कल में। वो 7th के एमसीक्यूज़ भी करवा देंगे। उन्हीं चैप्टरों के सारे जो भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो एमसीक्यूज़ हैं आपके। तो आइए, मैंने 8th के काफ़ी चैप्टर आपके करवा रखे हैं। और 8th के आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, ये आपके सारे चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम लोग 3rd चैप्टर करवाएंगे, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। कक्षा 8th और 7th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन भी आपके यहीं से बनेंगे। आप बैक ईयर भी देख लीजिएगा, बैक ईयर में भी सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बने हुए हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट हेडिंग है हम लोगों की संश्लेषित रेशे। क्या दिया हुआ है, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। भाई, कोई भी चीज़ें छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर ही बनती है, तो जो रेशे हैं वो भी छोटी इकाइयों से मिलकर बनाए गए। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है। मतलब कि छोटे छोटे जो इकाइयाँ उनसे मिलकर बनाया है। जो बहुलक या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनको पॉलिएस्टर कहते हैं हम लोग, नहीं सॉरी पॉलीमर कहते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। कपास क्या है, बहुलक है। जो सेलुलोज कहलाता, क्या कहलाता है आप लोगों का, सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी श्रृंखला में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे, सेलुलोज जो होते हैं बड़ी श्रृंखला में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। और आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते ना, सब्सक्राइब करते ना शेयर करते, कर दिया करिए थोड़े सा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। क्या है, पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के क्या दोहराने से बनता है। और पॉलीमर किस शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के पॉली तथा मर से बना है। पॉली का अर्थ क्या है, अनेक, तथा मर का अर्थ क्या है, भाग या इकाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। बहुलकों के बहुत बृहद अणु की तरह परिभाषित किया जा सकता है। मतलब बहुलक हैं जो, उनको बहुत बड़ी इकाई की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जिनका द्रव्यमान अति उच्च होता है। द्रव्यमान क्या होता है भाई, अति उच्च होता है। इन्हें बृहद गुण भी कहा जाता है, जो कि पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों के बृहद पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयाँ कुछ सरल और क्रियाशील अणुओं से प्राप्त होती हैं, जो एकलक कहलाती हैं। यह इकाइयाँ एक दूसरे के साथ सह संयोजक बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। बहुलकों के संबंधित एकलकों से विरचन के प्रक्रम को क्या कहते हैं, बहुलकन कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, बहुलकों के कुछ सामान्य वर्गीकरण, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक, आइए देखते हैं प्राकृतिक बहुलक क्या है हम लोगों के। यह बहुलक पादपों तथा जंतुओं से, प्राकृतिक बहुलक होते हैं वह पादपों तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, कुछ रेजिन और रबर, ये कैसे हम लोगों के प्राकृतिक बहुलक हैं। एग्जाम में पूछते भी है कि प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हम लोगों के, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, कुछ रेजिन। आइए देखते हैं कुछ अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन से। सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे सेलुलोज एसीटेट, रेयान और सेलुलोज नाइट्रेट आदि इस उपसवर्ग के साधारण उदाहरण है। मतलब अर्ध संश्लेषित बहुलक के उदाहरण है ये। अब है हम लोगों की हेडिंग, संश्लेषित बहुलक। विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, नायलॉन, ये कक्षा पाठ में दिया गया है, वही बताया गया है। और संश्लेषित रबर, ब्यूना एस मानव निर्मित बहुलकों के उदाहरण हैं, जो विस्तृत रूप से दैनिक जीवन एवं उद्योगों में क्या किए जाते हैं, हम लोगों के उपयोग किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, संरचना के आधार पर बहुलक 3 विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 विभिन्न प्रकार के होते हैं बहुलक। रैखिक बहुलक देखते हैं, इन बहुलकों में लंबी और रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं। उच्च घनत्व पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल और क्लोराइड आदि इसके उदाहरण है। क्या उदाहरण है इनके भाई, उच्च
क्या बोलते हैं रैखिक बहुलक के क्या है, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल और क्लोराइड, किसके उदाहरण है हम लोगों के रैखिक बहुलक के। और बहुलक कितने प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के। अब है शाखित श्रृंखला बहुलक। क्या इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाओं में कुछ शाखाएं होती हैं। उदाहरण निम्न घनत्व पॉलीथीन है। उदाहरण है तिर्यक बंधित अथवा जालक्रम बहुलक। कौन से, तिर्यक बंधित अथवा जालक्रम बहुलक। यह साधारणतः द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक समूह वाले एक लकों से बनते हैं। कैसे, 2 क्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक समूह वाले एल्को से बनते हैं तथा विभिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के बीच प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। कैसे, प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। उदाहरण बेकेलाइट और मेलेमीन आदि। बहुलकों को बहुलक की विधि के आधार वर्गीकरण। क्या, बहुलकों को बहुलकन की विधि से आधार वर्गीकरण। योगज बहुलक, आइए देखते हैं योगज बहुलक क्या। योगज बहुलक द्वि अथवा त्रिआबंध युक्त एकलक अणुओं के पुनरावृत्त योग से बनते। कैसे, द्वि अथवा त्रिआबंध युक्त से एकलक अणुओं के पुनरावृत्त योग से बनते। उदाहरण एथीन से पॉलीथीन और प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन का क्या, विरचना। ठीक है, एक ही प्रकार की एकलक स्पीशीज के बहुलकन से बनने वाले योगज बहुलकों को समबहुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समबहुलक। उदाहरण पॉलीथीन और 2 भिन्न प्रकार के एकलकों के योगात्मक बहुलकन से बनने वाले बहुलकों को सहबहुलक कहा जाता है। क्या, सहबहुलक कहा जाता है। उदाहरण जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एन आदि, ये इनके उदाहरण हैं। संघनन बहुलक, आइए देखते हैं हम लोग संघनन बहुलक क्या क्या है। संघनन बहुलक 2 विभिन्न द्विक्रियात्मक अथवा त्रिक्रियात्मक एकलक इकाइयों के बीच पुनरावृत्त संघनन अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। इन बहुलकन क्या है आपका, इन बहुलकन अभिक्रिया में लघु अणुओं जैसे जल, एल्कोहल, हाइड्रोजन, क्लोराइड आदि का निराकरण होता है। इसके उदाहरण हैं टेरिलीन, ड्रेक्रॉन और नायलॉन आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संश्लेषित रेशों के प्रकार। देखिए एक चैप्टर कक्षा 6 में भी है यही आप लोगों का, उसमें थोड़ा सा बेसिक दिया है और इसमें थोड़ा और अच्छे से दे दिया है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, संश्लेषित रेशों के प्रकार। तो आइए क्या क्या है संश्लेषित रेशों के प्रकार देखते हैं। रेयॉन, यह रेशम कीट से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था, रेशम कीट से प्राप्त किया। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। क्या है मतलब, इसकी जो बनावट है उसको प्रत्येक व्यक्ति ने क्या, मोह लिया, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगा है। रेशम को क्रमिक रूप से बनाने का प्रयास किए गए 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है आपकी। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। कैसा मानव रेशा, ये मानव निर्मित रेशा है हम लोगों का। कौन है, रेयान। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यह रेशम से सस्ता होता है। क्या, रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें क्या बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनाता है। नायलॉन, आइए नायलॉन देखते हैं। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतुओं से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। कैसा, प्रथम मतलब है जो पूर्ण रूप से कैसा रेशा था, संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। कैसा, हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगमता था। यह कपड़ों के निर्माण में तो बहुत कैसा है, प्रचलित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुर्वे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग और शयन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, तो उसका उपयोग का पैराशूट और चट्टानों में चढ़ने रस्सों के निर्माण में किया जाता है। और किसमें
किया जाता है, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, ठीक है, इन सब में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, मतलब इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें यानी कि सिकुड़न जो होती है वो हम लोगों की नहीं पड़ती है। ये सपाट रहता है और सरलता पूर्वक क्या होता है, धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हो पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है, मतलब ये क्या पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है, ठीक है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु या सामान बुना जा सकता है। पैट पीटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण में क्या भाई किया जाता है। स्वेटर तथा शाल अथवा कंबलों में से बहुत सी वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्रिलिक कहलाता है हम लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, मतलब अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक कैसे होते हैं भाई, लोकप्रिय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संश्लेषित रेशों को जलाने पर इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से कैसा होता है, भिन्न होता है। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपत्तिजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से क्या होता है भाई, चिपक जाता है ये। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट या पॉलीवूल या टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं, पॉलीकॉट या पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल और पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में क्या होते हैं आपके सुविधाजनक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का प्लास्टिक। आइए देखते हैं प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। क्या है, बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रैखिक होती तो कुछ में यह तिर्यक वर्धक या क्रॉसबद्ध होती है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार मतलब दिया जा सकता है। जो प्लास्टिक है उसको, ये एक बहुलक है पहली बात, और उसको भी किसी भी आकार में प्लास्टिक को ढाला जा सकता है, कोई भी आकार दिया जा सकता है प्लास्टिक को। और प्लास्टिक का क्या अपना चक्रण हो सकता है। इसे तभी आपने देखा होगा प्लास्टिक बिक जाती है। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी परतें तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। कुछ प्लास्टिक की वस्तु सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हो तो बल लगाने पर टूट जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं और कुछ टूट जाती हैं। जब एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जो मतलब आसानी से किसी भी रूप में मुड़ जाती है, सरलतापूर्वक मुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल में। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंगों, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम किया जा सकता है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जो दो उदाहरण हैं जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। कौन से उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। इनके ये कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है।
आइए, बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का क्या है आपका कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। ठीक है। मेलामाइन एक बहु उपयोगी पदार्थ है, आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग हैं जो आग का प्रतिरोध करते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं प्राकृतिक रबर। आइए देखते हैं प्राकृतिक रबर में हम लोगों का क्या दिया गया है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और इनमें क्या है, इसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं। इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहा जाता है और इसके विभिन्न उपयोग हैं। इसका उत्पादन रबर के लेटेक्स से किया जाता है। किससे? रबर के लेटेक्स से किया जाता है, जो कि रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है, कोलाइडी डिस्पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट है ये लेटेक्स रबर के वृक्षों की छाल से प्राप्त। किससे? लेटेक्स रबर की वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है, जो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। संश्लेषित रबर। आइए देखते हैं संश्लेषित रबर में क्या दिया। संश्लेषित रबर वल्कनीकृत रबर की तरह का बहुलक है जो अपनी लंबाई से दोगुने तक खींचे जा सकता है। तथापि जैसे ही बाह्य तनन बल निर्मुक्त होता है तो यह तुरंत अपनी मूल आकृति एवं आकार में लौट आता है। इस प्रकार संश्लेषित रबर या तो 1 या 3 ब्यूटाडाइन के व्युत्पन्नों से सह बहुलक है, अथवा क्या दिया है आपका, अथवा 1 या 3 ब्यूटाडाइन के या इनके व्युत्पन्नों के असंतृप्त एक लकों के साथ सह बहुलक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है विकल्प पदार्थ और प्लास्टिक हम लोगों का। यदि कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की दृष्टि से प्लास्टिक के पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत और अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने का प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का प्लास्टिक अनभिक्रियाशील। लोहे जैसी वस्तुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से विक्रिया नहीं करता है। उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों रहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु क्या होता है हम लोगों का किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का अग्नि सह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है। जैसे जो आग बुझाने वाले होते हैं, आपने देखा कहीं आग लग जाती तो आते हैं वो लोग, तो उनकी जो परिधान उनमें क्या मेलामाइन की प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और क्या होता है चिर स्थायी है। प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिर स्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में डाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। किसमें? उद्योगों और घरेलू कार्यों में कैसे लाए जाते हैं? व्यापक रूप से आपके लाए जाते हैं। प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के क्या है? कुचालक है। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का, व्यापारिक महत्व के बहुलक हैं ये आपके हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा छोटा है देख लीजिएगा। पॉलीप्रोपीन क्या है? पॉलीप्रोपीन पॉलीमर का नाम है और ये किससे एकलक प्रोपीन है। ये उपयोग है रस्सियाँ, खिलौने, पाइप, रेसे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीस्टाइरीन और इसका एकलक कौन सा है? एकलक स्टाइरीन विद्युत रोधी के रूप में वस्तुओं को लपेटने के लिए खिलौने, रेडियो, टेलीविजन, कैबिनेट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसका एकलक क्या है? वाइनिल क्लोराइड। ये क्या है? बरसातियाँ, बैग और वाइनिल फर्श और पाइप बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फर्स्ट है यूरिया, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। ना टूटने वाले कप और पटलित चादरें बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
ग्लिप्टल। ग्लिप्टल क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक अम्ल प्रलेप और प्लाज बनाने में किया था। बेकेलाइट है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड कंघियाँ, विद्युत स्विच, बर्तनों के हत्थे और कंप्यूटर डिस्क बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। ठीक है, क्या पर्यावरण हितैषी नहीं? प्लास्टिक आपका पर्यावरण हितैषी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। कौन बनते हैं? प्लास्टिक बनते हैं आपके। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रिया में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण को क्या कर देती है भाई? प्रदूषित कर देते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जाते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको पुनः चक्रित कर सकते हैं। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपशिष्ट के प्रकार और क्या है? अपहास्रित होने में लगने वाला समय और पदार्थ की प्रकृति। नेक्स्ट है, सब्जी और फल के बीच छिलके बचा भोजन। तो ये 1 से 2 सप्ताह इन्हें लगता है और ये क्या है? जैव निम्नीकरण है आपका। नेक्स्ट है आपका कागज। इसे कितना टाइम लगता है? 10 से 30 दिन लगते हैं और इसको भी जैव निम्नीकरण बोलते हैं। सूती कपड़ा, इसे कितना टाइम लगता है? 2 से 5 माह लगता है। इसको क्या बोलते हैं? इनको ये भी जैव निम्नीकरण होता है। लकड़ी को कितना टाइम? 10 से 15 वर्ष लगता है और ऊनी वस्त्र को लगभग 1 वर्ष लगता है। टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे इन्हें 100 से 500 वर्ष लगते हैं। ये क्या है? जैव अनिम्नीकरण इनको बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की थैलियाँ, इनको भी कई वर्ष लगते हैं तो इनको भी क्या बोलते हैं? जैव अनिम्नीकरण बोलते हैं आपका। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। बहुलक किनसे? अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। प्राकृतिक रेशे पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे प्रोटो रसायनों से के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में क्या किया जाता है? हम लोग इनको बुनते हैं, बुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुएं जैसे रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों और अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जा सकता है। तो किसमें करते हैं हम लोग? रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर और वायुयानों और जलयानों में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखते हैं, संश्लेषित रेशों के वृहद निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। तो कौन कौन से रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर और एक्रिलिक हैं आपको जो इनके नाम दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल चूषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल और चिर स्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। मतलब जो विभिन्न प्रकार के रेशे हैं वो उनके अंदर ये गुण आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर हो, प्लास्टिक सभी और है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। मतलब प्लास्टिक है वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। जलाने पर यह विषैले गैसें उत्पन्न करते हैं और भूमि पर डाल देने पर इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरण प्रकृति के कारण होता है। 3rd चैप्टर है वो फिनिश हो गया। आइए हम लोग 4th चैप्टर देखते हैं, क्या है? धातु और अधातु। आइए देखते हैं इसमें हम लोगों का क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। कैसे गुण? भौतिक गुण। लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। लोहे की कील और एल्युमिनियम के जो तार होते हैं उनको पीटने पर क्या होता है? उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है।
धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या आघात वर्धनीयता कहलाता। क्या कहलाता? आघात वर्धनीयता कहलाता। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। कैसा? अभिलाक्षणिक गुण है आपका। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है आप लोगों की? निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। कैसे? गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले और आघात वर्ध और तन्य और ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें समानता ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। मतलब जिन जिन पदार्थों में ये गुण होते हैं वो आपके धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नर्म तथा दिखने में कैसे होते हैं? मलिन होते हैं, मतलब गंदे से होते हैं आपके। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। किनके उदाहरण हैं आपके? अधातुओं के। आइए देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या हैं। धातु कठोर, लचीलापन, तार में खींचे जाने की क्षमता, तन्य शक्ति, घनत्व और बॉइलिंग पॉइंट इतने व्यापक रूप से भिन्न है कि उनके और गैर धातुओं के बीच भेद की एक निश्चित रेखा तैयार नहीं की जा सकती है आपकी। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग होते हैं सबसे कठोर मलिन धातु क्रोमियम है। कौन है भाई? क्रोमियम जो है सबसे कठोर और मैलिक धातु है। सॉरी, कैसी? मैलिक धातु है। और सबसे नरम सीजियम है। सीजियम कैसी? आपकी बहुत नरम होती है, चाकू से भी कट जाती है। कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर विशेष रूप से लचीले होते हैं। कैसे होते हैं ये? बहुत लचीले होते हैं। 3 धातुएं लिथियम, पोटेशियम और सोडियम में सामान्य तापमान 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से घनत्व होता है और इसलिए इन्हें ये पानी से क्या होते हैं भाई? हल्के होते हैं। कुछ घने धातुएं सबसे घने से शुरू होते हैं। कैसे? घने से शुरू होते हैं। ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, गोल्ड, टंगस्टन, यूरियम और टैंटलम, मरकरी और हाफनियम, लीड और सिल्वर हैं। ये कैसी हैं? सबसे घने से शुरू होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का औद्योगिक उपयोग के लिए धातुओं के बॉइलिंग पॉइंट महत्वपूर्ण है। कैसा है धातुओं का बॉइलिंग पॉइंट है? वो कैसा है हम लोगों का? महत्वपूर्ण है। टंगस्टन फ्यूज या मेल्ट केवल उच्च ताप कितने डिग्री सेल्सियस? 3.370 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि सीजियम में बॉइलिंग पॉइंट 28 डिग्री सेल्सियस होता है आपका। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का बिजली का सबसे अच्छा धातु कंडक्टर सिल्वर है। कौन है? कंडक्टर सिल्वर है। प्लूटोनियम और रेडियोधर्मी तत्व परमाणु हथियारों और परमाणु रिएक्टरों के साथ साथ पेसमेकर में भी प्रयोग किए जाते हैं। आपके धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं धातु के भौतिक गुण कौन कौन से हम लोगों के हैं जो निम्नलिखित हैं। भौतिक गुण उन्हें कई उद्देश्यों के लिए उपयोगी बनाते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक तार बनाने में किया जाता है। गोल्ड का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल बर्तन, पेन आदि बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक का तार बनाने में, गोल्ड का आभूषण, स्टेनलेस स्टील का बर्तन और पेन बनाने में आपका किया जाता है। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए धातु और गैर धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl। धातु बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है, जिसका मतलब है कि वे उनमें मौजूद मुक्त चलती इलेक्ट्रॉनों के कारण बिजली का संचालन कर सकते हैं। कॉपर का तार के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बिजली का एक अच्छा क्या है भाई? कंडक्टर है। धातुओं में हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और हाई आपके क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि उनके पास मौजूद मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? मेटेलिक आपके बॉन्ड होते हैं। मेटल हार्ड होते हैं, उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है और उन्हें तोड़ने के लिए बहुत सारी ऊर्जा और ताकत की क्या भाई आपकी आवश्यकता होती है। ठीक है। कारों, इमारतों, जहाजों आदि बनाने के लिए आयन का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? कारों, इमारतों, जहाज आदि बनाने में इसका उपयोग है। धातु का वजन बहुत अधिक होता है क्योंकि उनका उच्च घनत्व होता है। धातु उनके आकार से भी काफ़ी क्या होते हैं? आपके भारी होते हैं। धातु लचीले नहीं होते और उनके पास तन्य शक्ति यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ
होती है, धातु को खींचा नहीं जा सकता। धातु को क्या भैया नहीं किया जा सकता, खींचा नहीं जा सकता है। अधातुओं के भौतिक गुण आइए देखते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं की उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, उनके पास उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नॉन मेटल विद्युत के बैड कंडक्टर होते हैं। ये खराब थर्मल कंडक्टर कैसे आपके होते हैं, वे ध्वनिक के अच्छे संचालक नहीं होते और जब वे हिट होते हैं तो ध्वनि नहीं बनाते हैं। आइए, वे इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यह ठोस, तरल पदार्थ या गैसीय भी हो सकते हैं। यह एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुओं और धातुओं के रासायनिक गुण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आइए देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। क्या नाम है उसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। आइए देखते हैं अभिक्रिया। ये देखो दिया है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल से अभिक्रिया कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 आपका प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या, लाल कर देता है। समानता अधातुओं को ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं आपके, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। आयरन क्या करता है आपका, जल से धीमी अभिक्रिया करता है आपका। समानता अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय धातु है। फास्फोरस क्या है आपकी, बहुत एक सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेते हैं। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए उसे किस में रखा जाता है आपका, जल में रखा जाता है आपका। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। सोडियम धातु कैसा होता है आपका, बहुत अभिक्रियाशील होता है और यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में संचित आपका रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया, धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। धातु समानता अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु होते हैं वो समानता अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। धातु करते हैं अम्लों से अभिक्रिया और अधातु होते हैं वो अम्लों से आपके अभिक्रिया नहीं करते और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। किस ध्वनि के साथ, पॉप ध्वनि के साथ जलती है आपकी। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। क्षारों से अभिक्रिया, आइए देखते हैं। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातुओं की क्षारों से अभिक्रिया कैसी होती है भाई, जटिल होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन अभिक्रियाएं। आइए देखते हैं हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया है क्या। एक धातु दूसरे धातु को उनके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित आपका नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं धातु। गैर धातु के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह मेटेलिक नहीं दिखाता, इसे तार में नहीं बनाया जा सकता है और ये आकार में बढ़ाया या झुकाया नहीं जा सकता। यह गर्मी या बिजली का संचालन नहीं करता और इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता है आपका। इसमें हाइड्रोजन को अपवाद के रूप में देखा जा सकता है जो एक रूम के तापमान और दबाव पर एक गैर धातु के रूप में व्यवहार करता है और आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल के ऊपरी बाएं कोने पर पाया जाता है। उच्च दबाव की स्थिति के तहत हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के रूप में व्यवहार करते देखा जाता है। किस रूप में, अल्कली। धातुओं और अधातुओं का उपयोग, आइए हम लोग देखते हैं धातुओं और अधातुओं का हम लोग का उपयोग क्या है। धातुओं और अधातुओं का उपयोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रह, औद्योगिक साजों सामान खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं।
अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। आपका किसका उपयोग? अधातु। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया। अधातु जिनका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? घावों पर लगाया जाता है एंटीबायोटिक रूप में। और पटाखों में प्रयुक्त होने वाला अधातु। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसी चैप्टर के। धातुओं में चमक होती है। धातु में आपकी क्या होती है भाई? चमक होती है, जबकि अधातु में चमक नहीं होती। समानता धातु आघातवर्धन्य और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। समानता धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। उनकी क्षारीय होती है धातुओं की, और इनकी धातुओं की अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। धातु अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते। समानता धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस आपके क्या देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग है। मतलब धातु और अधातु उनका हम लोगों का दैनिक जीवन में क्या है? अधिक उपयोग है। तो आज आपका 8th NCERT का आपका जो चैप्टर था धातु और अधातु वो भी फिनिश होता है। 4th चैप्टर 4th और 3rd आपके दोनों फिनिश होते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। भाई वीडियो को लाइक कर दिया करिएगा, शेयर भी कर दिया करिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।